Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porakhali. Myself Debojit, and today we will continue the chapter Financial Literacy, and it is part 3 of the chapter. इससे पहले हम दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड भी है। तो पहले आप वो दो पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद पार्ट 3 पे आना, ठीक है। तो लास्ट जो क्लास था उस पे हमने डिस्कस किया था जो डिजिटल पेमेंट किस टाइप के मोड होते हैं डिजिटल पेमेंट के, जैसे नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, उसके बाद आईएमपीएस हो गया, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूपीआई क्या होता है, यूपीआई आईडी के थ्रू कैसे पेमेंट किया जाता है, एंड लास्टली हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल पेमेंट करने के टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आज जो टॉपिक या फिर पार्ट 3 होगा उसमें हम टोटली बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ बैंक। एक्चुअली बैंक होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट डील्स इन लोन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि लोन में डील करते हैं, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखो, ठीक है। मान लो किसी के पास मनी ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, राइट, एंड किसी के पास पैसे थोड़ा कम है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे मनी थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसके पास मनी का सरप्लस है और इसके पास मनी का डेफिसिट है, दैट मीन्स कम है मनी। तो मान लो ये एक मिडिल मैन आ गया जिसका नाम है बैंक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास जितना भी मनी है वो बैंक के पास जमा करेगा, ठीक है। बैंक क्या करेगा, ये जो मनी इसने जमा किया है उसको दूसरे को लोन दे देगा, ठीक है। तो जिसके पास मनी ज़्यादा था वो बैंक के पास गया और उसने अपना जो मनी था वो डिपॉजिट किया, और बैंक ने क्या किया, उस अमाउंट को लेके जिसको लोन चाहिए उसको बैंक दे देगा, ठीक है। तो बैंक एक मिडिल मैन की तरह काम करता है जो कि लोन में डील करता है, राइट। तो इट इज़ ए इंटरमीडियरी, दैट मीन्स मिडिल मैन बिटवीन मनी सरप्लस एंड मनी डेफिसिट, जिसके पास मनी ज़्यादा है या फिर सेवर्स है, एंड जिसके पास मनी कम है या फिर बोरोवर है, दोनों के बीच में मिडिल मैन की तरह काम करता है, राइट। अब देखो यही लिखा हुआ है बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट डील्स इन लोन। बैंक कलेक्ट द सेविंग्स फ्रॉम सेवर एंड ऑफर द सेविंग्स बेयरिंग ए स्मॉल पार्ट टू द बोरोवर, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ये मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि बैंक कलेक्ट करता है सेविंग्स किससे, जिसके पास मनी ज़्यादा है, तो वो जाके बैंक में क्या करता है, सेव करता है मनी, एंड बैंक ऑफर दी सेविंग, और ये जो सेविंग रखता है लोग उसको ऑफर करते हैं किसको, जिसको लोन चाहिए, जिसको मनी चाहिए, टू द बोरोवर। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बेयरिंग ए स्मॉल पार्ट, दैट मीन्स देखो सिंपल सी बात है, ये जो है, ठीक है, मान लो इसके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है। ये 1000 रुपीज़ बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक क्या करेगा, ये 1000 रुपीज़ लोन में नहीं घुमाएगा, 1000 रुपीज़ में मान लो 100 रुपीज़ ये अपने पास रखेगा, ठीक है, और बाकी जो 900 रुपीज़ है इसको लोन में घुमाएगा। तो एक छोटा सा पार्ट बैंक अपने अपने पास रखता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, ठीक है। अब देखो, farmer, industrialist, consumer, student and many other sections of the people borrow from the bank। ये तो आपको पता है, फार्मर भी हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो गया, स्टूडेंट, आप, कंज्यूमर, सब लोग क्या करते हैं, बैंक से मनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। सच अ बिजनेस ब्रिंग्स प्रॉफिट टू द बैंक, ठीक है। अब देखो ये जो बिजनेस हुआ, इस जो किसी ने 1000 रुपीज़ बैंक के पास जमा रखा और बैंक ने क्या किया, 900 रुपीज़ लोन में घुमाया, इसमें बैंक का एक प्रॉफिट होता है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। दोज हु बोरो फ्रॉम द बैंक हैव टू रिटर्न द प्रिंसिपल टू द बैंक along with a rate of interest. This rate of interest collected by the bank is higher than the rate of interest paid by the bank to the saver. The difference is the profit earned by the bank. अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो
ये आप हो, आपके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है, ये बैंक है, आप बैंक में जाते हो और अपना 1000 रुपीज़ जमा करते हो। तो बैंक आपको बोलता है कि थैंक यू, आपने जो 1000 रुपीज़ हमारे पास रखा, हम क्या करेंगे, आपको 1 साल में 5% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो बैंक ने बोला आपको 1 साल में हम 5% इंटरेस्ट देंगे। तो 1000 रुपीज़ का 5% कितना होता है, 50 रुपीज़। मतलब 1 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 1050 रुपीज़। ठीक है, तो आप बैंक को रुपए रखते हो वहाँ पे, और बैंक आपको प्रॉमिस करता है कि 1 साल के बाद आपको मैं 5% रुपीज़ इंटरेस्ट दे दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा बैंक, 100 रुपीज़ आप खुद के पास रखेगा, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए रखना ज़रूरी है। ठीक है, मान लो ये एक फार्मर है, इसको लोन चाहिए बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, ये बाकी जो 900 रुपीज़ है ये फार्मर को दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि 1 साल के बाद मुझे आपको 10 रुपीज़ इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बैंक ने क्या किया, फार्मर को 900 रुपीज़ दिया और फार्मर को बोला कि मुझे 1 साल के बाद मुझे 10% इंटरेस्ट आपको पे करना है। ठीक है, तो 1 साल के बाद फार्मर बैंक को कितना रुपीज़ पे करेगा, 990 रुपीज़ पे करेगा, क्योंकि 90% क्या होता है, इंटरेस्ट होता है 10% के हिसाब से। ठीक है, अब देखो बैंक ने कितना दिया था, 900 रुपीज़ दिया था फार्मर को, फार्मर ने कितना लौटा है बैंक को, 990 रुपीज़। तो इसमें बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ, 90 रुपीज़ हुआ। ठीक है, अब देखो ये 90 रुपीज़ में से बैंक को तो 1 साल के बाद इसको 50 देना है, तो 50 तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 रुपीज़ सेविंग किया था बैंक में। अब देखो 90 रुपीज़ से हम अगर 50 रुपीज़ माइनस करते थे तो क्या कितना होता है, 40 रुपीज़। तो ये 40 रुपीज़ जो आया ये डायरेक्टली बैंक के पास रहेगा। दैट मीन्स ये बैंक का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्योंकि 90 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ तो देना ही है सेवर्स को। अगर 50 रुपीज़ दिया तो बाकी कितना रहा, 40 रुपीज़। तो ये 40 रुपीज़ क्या हुआ, बैंक का प्रॉफिट हुआ। देखो अब सिमिलरली ये जो पहला वाला लाइन था वो आप समझो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे this rate of interest collected by bank is higher than the rate of interest paid by the bank to the saver। बैंक ने सेवर को कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया, 5%। और बैंक ने फार्मर से कितना परसेंट लिया, 10%। तो ये जो फार्मर से लेगा वो कितना होगा, हायर होगा। यही बोला, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, फार्मर से जो कलेक्ट किया वो ज़्यादा होगा, जो कि बैंक सेवर को पे करेगा। द डिफरेंस इज द प्रॉफिट अर्नड बाय द बैंक। और जो डिफरेंट हमारा 40 रुपीज़ आया था वो क्या है, बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब देखो, अब थोड़ा ओरिजिन ऑफ बैंक में देखते हैं, बैंक कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कब हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जियोफ्रे क्राउदर, द मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट, द बिजनेसमैन, द गोल्ड मर्चेंट, द मनी लेंडर आर द एंसेस्टर्स ऑफ द बैंक। देखो एक्चुअली क्या होता था पहले के ज़माने में, लोग क्या करते थे, उस टाइम में तो बैंक नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, ज़मींदार के पास जाते थे, और ज़मींदार क्या करते थे, रुपीज़ उधार पे देते थे। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद उसको ब्याज भी चुकाना होता है। तो ऐसे काम करता था पहले के ज़माने में। तो ये सेम काम क्या करता है, बैंक करता है। थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उस टाइम ज़मींदार क्या करते थे, कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे, 30, 40, 50। लेकिन आजकल बैंक उतना परसेंट इंटरेस्ट नहीं लगाता, क्योंकि कुछ रूल्स है एंड रेगुलेशंस है। तो ये इसलिए इसको बोला कि एंसेस्टर ऑफ बैंक क्या है, वो पहले के ज़माने में ज़मींदार होता था, बिजनेसमैन होता था, मनी लेंडर जो मनी लैंड करता था, वो क्या होता था, बैंक के एंसेस्टर थे, पूर्वज थे। ठीक है, इन द मिडिल एजेस व्हेन द बैंक ऑफ वेनिस वाज सेट अप इन इटली, द वर्ड बैंक बिगेन टू गेन वाइड पब्लिसिटी। ठीक है, एक्चुअली 17 नहीं, 1170 के आसपास क्या हुआ, वेनिस में, इटली पे एक बैंक खोला जिसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। ठीक है, तब से ये जो वर्ड है बैंक, ये पॉपुलर होने लगा। एज देयर वॉज कॉन्स्टेंट वॉरफेयर अमोंग द सिटी स्टेट्स इन इटली, द स्टेट्स वेर इन नीड ऑफ फाइनेंस। एक्चुअली इटली में उस टाइम क्या होता था, वार चल रहा था 1171 1172 के बीच में। ठीक है, अब जहाँ पे अगर वार होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस करना पड़ता है, मिलिट्री के खर्च के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है। और उस टाइम में इटली के पास उतना टैक्स कलेक्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या करते थे, उस टाइम के लोग ने क्या किया, एक बैंक को सेटअप किया, जहाँ पे जितने भी उस टाइम के
वेल्दी पर्सन थे वो क्या करते थे, वहाँ पे बैंक में जमा करते थे, और बैंक क्या करता था, ये मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए लोन देता था। ठीक है, तो इसकी वजह से बैंक ऑफ वेनिस को सेटअप किया गया था। टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज द स्टेट्स अपॉइंटेड कमिश्नर, और स्टेट्स ने क्या किया उस टाइम, स्टेट्स दैट मीन्स कंट्री को समझाता है इस टाइम में। ठीक है, तो कुछ कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जिसको बोलते थे मॉन्टे। ठीक है, ये जो बैंक का काम होता था इसको संभालने के लिए कुछ कमिश्नर्स को अपॉइंट करते थे जिसका नाम था मॉन्टे, आपको याद रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग दोज डेज लार्ज एरियाज इन इटली वेर अंडर द जर्मन्स, और उस टाइम में इटली के ज़्यादातर एरिया जर्मन्स के अंडर आता था। द जर्मन्स यूज द टर्म बैंक इन प्लेस ऑफ मॉन्टे। ठीक है, और ये जो कमिश्नर को इटली में मॉन्टे बोलते थे, जर्मन क्या बोलते थे, उसको बैंक बोलते थे। ठीक है, इन इटली दिस वर्ड वॉज बैंको, इन फ्रांस बैंक एंड इन इंग्लैंड बैंक। ठीक है, एक्चुअली ये बैंक का जो वर्ड है वो कैसे आया और किस किस जगह पे इसका क्या क्या अलग अलग से नाम दिया गया था वही बोला है। ठीक है, इटली में बोलते थे बैंको, फ्रांस में बोलते थे बैंक, एंड इंग्लैंड में बोलते थे बैंक, जो कि आज हम बोलते हैं। ठीक है, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1770। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान बैंक जो है वो इंडिया का सबसे पहला बैंक है, फर्स्ट बैंक इन इंडिया। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा है, उसका नाम क्या है और कब सेटअप किया गया था। तो इसका आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब आया था, 1770 में। ठीक है, द फर्स्ट बैंक इन असम दैट वाज सेट अप एंटायरली ऑन द लोकल कैपिटल मोबिलाइजेशन वाज द गुवाहाटी बैंक, और असम में सबसे पहले जो बैंक आया था उसका नाम था गुवाहाटी बैंक, और ये सेटअप किया गया था एंटायरली ऑन द लोकल कैपिटल मोबिलाइजेशन। लोकल कैपिटल मतलब क्या है, कुछ गिने चुने लोग, लोकल पीपल जो थे वहाँ पे, तो उन्होंने पैसे को जमा किया और जमा करके एक बैंक को स्टैब्लिश किया। ठीक है, और कब सेटअप हुआ था, 1926 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो सवाल। इंडिया का सबसे पहला बैंक कहाँ पे था, सॉरी कहाँ पे नहीं, कब हुआ था, एंड उसका नाम क्या था, एंड असम में सबसे पहला बैंक का नाम क्या था और ये कब सेटअप हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन एंड द फंक्शन ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किस टाइप के बैंक होते हैं, एंड बैंक का काम क्या होता है एक्चुअली। तो हमने अभी तक डिस्कस ऑलरेडी किया कि बैंक का काम क्या है, वो लोन को मोबिलाइज करते हैं, एक जगह से सेविंग करते हैं और दूसरी जगह से लोन देते हैं। ठीक है, उसको मैनेज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक। ठीक है, अमॉन्ग दिस एट दिस स्टेज वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ 6 बैंक। तो इस चैप्टर में हम 6 बैंक के जो फंक्शंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 6 बैंक क्या क्या है, पहले है द सेंट्रल बैंक, उसके बाद द कमर्शियल बैंक, उसके बाद रीजनल रूरल बैंक, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI भी उसे बोलते हैं, उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से सिडबी बोलते हैं, एंड द लास्ट वन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट जिसे नाबार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हम ये 6 टाइप के बैंक को डिस्कस करने वाले हैं। बिसाइड दिस बैंक्स देयर आर मेनी अदर बैंक। तो इसके अलावा भी बैंक का दूसरे टाइप का भी होते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया आपका। एट दिस स्टेज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गो इनटू ऑल दिस बैंक। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम ये 6 टाइप के बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन जो है, एंड ये क्या क्या काम करते हैं, फंक्शंस क्या क्या है बैंक का। ठीक है, सबसे पहले द सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक। अब देखो, द सेंट्रल बैंक इज द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स इन द कंट्री, राइट। तो एक कंट्री में, जैसे हमारे देश में इंडिया में जितना भी बैंक है उसका हेड एक ही बैंक है जिसका नाम है, जिसका जो है सेंट्रल बैंक, उसका नाम हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक सब बैंक का हेड होता है। जैसे स्कूल में टीचर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन जो हेड टीचर या फिर प्रिंसिपल जो होते हैं एक ही होते हैं, तो उसी टाइप सेंट्रल बैंक एक ही है जो ऑल बैंक का हेड है। ठीक है, ऑल द बैंक आर टू ऑपरेट एज पर द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक। सिमिलरली बात है, जो प्रिंसिपल हो गया आपका वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं सभी टीचर्स को कि आप ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिए। तो सिमिलरली जो सेंट्रल बैंक होते हैं सभी ऑल अदर बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ऐसे काम कीजिए। ठीक है, उसके बाद द रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन।
इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना सेंट्रल बैंक कौन सा है? द रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन। ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है द रिक्स बैंक। कब सेटअप हुआ था? 1656 में, बहुत पहले 1656 में सेटअप हुआ था। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इंडिया सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा, ठीक है, आरबीआई, आरबीआई उसे बोलते हैं। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, ठीक है। अगर आप गुवाहाटी से बिलोंग करते हो और गुवाहाटी रेल स्टेशन में आप कभी गए हो, तो रेल स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग आता है जिसका सामने लिखा होता है, देखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होते हैं, ठीक है। तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गुवाहाटी ब्रांच, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्चुअली बहुत ब्रांच होते हैं। तो गुवाहाटी में जो ब्रांचेस का ये जो स्टेशन है आपका उसके सामने है, ठीक है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस बैंक वॉज सेटअप इन 1935। ये आपको याद रखना है, कब सेटअप हुआ था? 1935 में सेटअप हुआ था, ठीक है। द सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ फंक्शंस। अब सेंट्रल बैंक का कुछ काम होगा, ऐसे तो नहीं इस्टेब्लिश किया गया इसे, तो इसका कुछ काम है, कुछ फंक्शंस है जो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। देखो क्या क्या है। द सेंट्रल बैंक इशू करेंसी, ठीक है। मान लो जितने भी नोट्स हैं अपने पास, आप एक नोट लेना, जो आपके करेंसी नोट है या फिर जो रुपी है, एक आप उठाना वहाँ से, तो हर एक रुपी में वहाँ पे लिखा होगा सबसे ऊपर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी को इशू करता है, ठीक है। दिस इज द मोनोपोली राइट ऑफ द सेंट्रल बैंक एज नो अदर बैंक इन द कंट्री एंजॉयज दिस राइट, ठीक है। जितने भी आप नोट्स उठाओगे सबके ऊपर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा, क्योंकि दूसरे कोई बैंक के पास ये परमिशन ही नहीं है कि वो अपना रुपी छपा सके या फिर प्रिंट कर सके। सो दिस इज द मोनोपोली राइट। मोनोपोली दैट मीन्स कि सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो रुपी जो है या फिर करेंसी जो है उसको प्रिंट कर सके, राइट। उसके बाद देखो, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे जो क्रेडिट लिखा हुआ है इट इज सिमिलर टू लोन, जो हमने डिस्कस किया। लोन और क्रेडिट सेम तरह के टाइप के होते हैं, ठीक है। तो द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, कितना लोन देना है, ठीक है। वो जो वॉल्यूम है वो कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। अब देखो इसमें थोड़ा समझने की बात है। क्रेडिट मनी कॉन्स्टिट्यूट ए बिग चंक ऑफ द टोटल मनी सप्लाई, ठीक है। अब देखो, मान लो ये आपका विलेज है, ठीक है। वहां पे एक ही बैंक है जिसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो मान लो एसबीआई क्या करता है, आपके विलेज में जितने भी लोग हैं सबको 1000 रुपीज़ देते हैं। मान लो आपके विलेज में टोटल 10,000 रुपीज़ का लोन देते हैं, ठीक है। 10,000 रुपीज़ का लोन देते हैं। तो एक्चुअली ये जो एसबीआई है, ये जो 10,000 रुपीज़ का लोन दिया पूरे विलेज को, ये मनी सप्लाई किया एक्चुअली, ठीक है। मनी को सप्लाई किया आपके विलेज के लोगों के बीच में, ठीक है, ताकि वो उनका जो नेसेसिटी है, उसका जो काम है वो कर सके। मान लो अगले साल एसबीआई ने 8,000 रुपीज़ लोन में दिया, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कितना रुपीज़ देना है लोन में, पहले साल 10,000 दिया, 8,000 दिया, ये सब कुछ जो कंट्रोल करने की बात है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। कैसे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जस्ट ये एग्जांपल का आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, क्रेडिट मनी कंस्टिट्यूट ए बिग चंक टू द टोटल मनी सप्लाई। आपके विलेज में कितना मनी सप्लाई हुआ? पहले के साल 10,000 रुपीज़ हुआ, उसके बाद 8,000 रुपीज़ हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? क्रेडिट मनी है, लोन मनी है ये, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी डिपेंड्स ऑन द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मनी दे सकते हैं। जैसे एसबीआई पहले साल आपके विलेज में कितना दिया? 10,000 रुपीज़ लोन में दिया। उसके बाद विलेज के लोगों को कितना दिया? 8,000 रुपीज़ दिया। तो ये लैंडिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कमर्शियल बैंक दैट मीन्स एसबीआई, ठीक है, एसबीआई कितना लैंडिंग कर सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है। द सेंट्रल बैंक adopt
क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स टू रेगुलेट द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो ये कमर्शियल बैंक, दैट मीन्स एसबीआई कितना लोन देगा, 10,000 देगा या फिर 8,000 देगा, तो ये जो कंट्रोल करने की बात है वो सेंट्रल बैंक करता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो एसबीआई हो गया आपका, उसके बाद एचडीएफसी हो गया, ये सब कमर्शियल बैंक है। जो नेक्स्ट टाइप के हैं सेंट्रल बैंक के पास, जो दूसरा टाइप का बैंक था कमर्शियल बैंक, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है। ये जितने भी बैंक है उसका हेड कौन है, आरबीआई है, ठीक है। तो आरबीआई के पास एक ऐसा टूल है जिसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वर्ड में, ये बहुत टेक्निकल टर्म है एक्चुअली। कैश रिजर्व रेशियो, दैट मीन्स मान लो सबके पास 1,000 रुपीज़ है, 1,000 रुपीज़ है, तो आरबीआई इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपके ये जो आपके पास जो 1,000 रुपीज़ सेविंग्स में आया, इसमें से मुझे 100 रुपीज़ जमा कराना है मेरे पास, ठीक है। 100 रुपीज़ जमा कराना मैंडेटरी है, क्योंकि आरबीआई इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, आरबीआई हेड होता है सबका। तो अब देखो, अब एसबीआई के पास कितना रुपीज़ बचा, 900। तो एसबीआई अगर लोन देगा तो कितना दे सकता है, 900 रुपीज़ दे सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो, सिर्फ 100 रुपीज़ आरबीआई के पास ही नहीं होता, और कुछ अमाउंट रखना पड़ता है एसबीआई के खुद के पास। तो एक्चुअली ये 900 से भी कम होता है। मान लो 100 रुपीज़ आरबीआई के पास रखा, खुद के पास 100 रुपीज़ रखा, तब कितना लोन में दे सकता है, 800 लोन में दे सकता है, राइट। तो अब देखो, मान लो आरबीआई ने कल को बोला कि मेरे पास 100 नहीं, मेरे पास आपको 200 रुपीज़ जमा कराना मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। अब देखो, आरबीआई के पास अगर 200 रुपीज़ जमा रखा है एसबीआई ने, खुद के पास 100 रुपीज़ तो जमा रखना पड़ेगा, तो टोटल कितना जमा रखना पड़ा, 300 रुपीज़। तो कितना रुपीज़ लोन दे सकता है, 700 रुपीज़, ठीक है। तो ये आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। आरबीआई ने बोला मेरे पास 100 रुपीज़ रखना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकते हो एसबीआई। अब अगर आरबीआई ने ये अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो एसबीआई के पास लोन में देने के लिए रुपया क्या हुआ, कम हो गया। तो ये टोटली कंट्रोल करता है आरबीआई। आरबीआई अगर सीआरआर बढ़ा के देगा तो एसबीआई के पास थोड़ा कम अमाउंट होगा लोन में घुमाने के लिए, तो उसका प्रॉफिट भी थोड़ा कम होगा। तो जो लेंडिंग कैपेसिटी है, पहले 800 था, उसके अब क्या है, 700 रुपीज़ है। तो ये आरबीआई ने जो किया उसके वजह से ये थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो लेंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल है, तो आप जब अपर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद देखो, द सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक। द सेंट्रल बैंक एग्जामिन्स द अकाउंट ऑफ ऑल मेंबर बैंक, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, जैसे आरबीआई, एसबीआई हो गया, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, सबके अकाउंट आरबीआई में होता है, क्योंकि आरबीआई हेड होता है, और सब बैंक जाके आरबीआई में ऐसा एक उसके नाम का एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, राइट। द सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो द फ्रेंड इन नीड टू ऑल अदर बैंक। अगर किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी बैंक के पास रुपया नहीं है, तो ये बैंक क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाकर लोन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको रोल चाहिए, आप किसके पास जाओगे, ऑब्वियसली एसबीआई के पास जाओगे, क्योंकि एसबीआई क्या है, कमर्शियल बैंक है। अगर मान लो एसबीआई के पास पैसा नहीं बचा, एसबीआई को लोन चाहिए, तो किसके पास जाएगा, वो आरबीआई के पास जाएगा। तो ऐसे काम करते हैं, राइट। तो whenever the bank are in financial crisis, it is the central bank that comes to their help. अगर एसबीआई किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरता है और एसबीआई को पैसे की ज़रूरत है, तो एज ए लोन वो आरबीआई से ले सकते हैं। उसके बदले में क्या देना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा थोड़ा, राइट। उसके बाद देखो, द सेंट्रल बैंक इज द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड एजेंट टू द गवर्नमेंट। द सेंट्रल बैंक इज द फाइनेंशियर टू द गवर्नमेंट। अब देखो, सेंट्रल बैंक क्या करता है, फाइनेंस करता है, रुपया देते हैं गवर्नमेंट को। कैसे, अब देखो, सेंट्रल बैंक भी एक बैंक है, उसका भी खुद का कुछ प्रॉफिट होगा। जैसे क्या करेगा, सेंट्रल बैंक दूसरे बैंक को लोन देगा, लोन के बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो सेंट्रल बैंक का ये कुछ प्रॉफिट होगा, राइट। तो मान लो सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, 1,000 रुपीज़ है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उसके पास प्रॉफिट आया 1000 रुपीज़ का, इच महीने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, खुद के खर्च करने के लिए, जैसे सेंट्रल बैंक को जो एम्प्लॉय होता है आरबीआई में जो काम करते हैं उसको भी सैलरी देना पड़ता है, तो आरबीआई के बिल्डिंग्स है उसका कुछ खर्च होगा, तो ये खर्च सब कुछ मिटाने के लिए मान लो 200 रुपीज़ अपने पास रखता है। ठीक है, और बाकी कितना बचा, 800 रुपीज़। तो 800 रुपीज़ क्या करते हैं, आरबीआई सेंट्रल बैंक को देता है। ये एग्जाम्पल की तरह से लिया हमने 800 रुपीज़। आप इस साल आरबीआई ने अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, राइट। तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, हमने जस्ट एग्जांपल के लिए दिया, लेकिन आरबीआई कितना रुपीस देता है, 2 लाख करोड़, राइट। अब देखो, द गवर्नमेंट फेसेस ए बजटरी डेफिसिट when the aggregate expenditure shown in the budget exceeds the aggregate revenue to be earned by the government। देखो, एक्चुअली जो गवर्नमेंट क्या करता है, हर साल एक बजट लाते हैं। ठीक है, बजट में क्या सीन होता है, बजट में आपका दो टाइप का होता है। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ इसमें। ठीक है, ये बजट है गवर्नमेंट का। यहाँ पे बजट में गवर्नमेंट क्या मेंशन करती है कि हमारा इनकम कितना होगा। देखो, गवर्नमेंट भी क्या करता है, उसका भी खुद का कुछ इनकम होगा। जैसे आप टैक्स पे करोगे, ये क्या हुआ, गवर्नमेंट का इनकम हुआ। और गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च करेगा, इसका हिसाब होता है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं जिसे, राइट। तो गवर्नमेंट के पास अगले साल कितना रुपीस कमाएगा गवर्नमेंट, उसको इनकम बोलेंगे। और कहाँ पे खर्च करेगा उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। खर्च मतलब दैट मीन्स जो स्कीम्स आता है आपके, ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट खर्च करते हैं। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके बाद ब्रिजेस बनाते हैं। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट क्या करता है, खर्च करते हैं। तो मान लो गवर्नमेंट का इनकम थोड़ा कम हुआ, मान लो आज गवर्नमेंट का 100 रुपीज़ इनकम हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया 200 रुपीज़। तो गवर्नमेंट तो लॉस पे चल रहा है, क्योंकि उसके पास इनकम आया सिर्फ 100 रुपीज़, और ये जो खर्च होने था स्कीम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें 200 रुपीज़ खर्च हो गया। तो गवर्नमेंट एक्चुअली डेफिसिट में है, मतलब कम है उसके पास 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये 100 रुपीज़ का फाइनेंस कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ये एक्चुअली ये जो मैकेनिज्म्स है ये 1997 के आगे होता था, पहले होता था। ठीक है, अब ये काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता आजकल। ये 1997 से पहले का मैकेनिज्म्स था। अगर गवर्नमेंट के पास कुछ रुपए का पैसा कम हुआ तो आरबीआई क्या करता है, खुद के पास तो है, रुपये प्रिंट कर सकता है। तो आरबीआई क्या करेगा, जितना भी मनी होगा वो प्रिंट करके गवर्नमेंट के पास दे देगा। लेकिन ये होता था 1997 से पहले। 1997 के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद एक एफआरबीएम एक्ट आया था, एफआरबीएम। ये एक्ट आने के बाद ये सिस्टम अब काम नहीं करता। ठीक है, हालांकि आपके बुक पे दिया हुआ है, इसलिए मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये सिस्टम आजकल काम नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट फेसेस बजटरी डेफिसिट। गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ कम है, डेफिसिट में है। क्यों है, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने खर्च ज़्यादा कर दिया, एक्सीड्स, खर्च ज़्यादा कर दिया, जितना उसे रेवेन्यू आना था, जितना उसका कमाई था, जितना जितना उसे इनकम करना था, उससे ज़्यादा खर्च कर दिया। दिस डेफिसिट is removed when the central bank print new money and makes it available to the central government। ये 100 रुपीज़ का जो डेफिसिट था, आरबीआई क्या करेगा, 100 रुपीज़ प्रिंट करेगा, करने के बाद गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये सिस्टम चलता था 1997 से पहले, आजकल ये नहीं चलता। ठीक है, डेफिसिट इन द स्टेट बजट इज नॉट रिमूव्ड इन दिस मैनर। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडिया का एक बजट होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का, हर एक स्टेट का, जैसे आसाम का भी एक सेपरेट बजट होता है। ये सिस्टम काम करता था सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, स्टेट गवर्नमेंट के केस में ये काम नहीं करता था, राइट। उसके बाद देखो, द सेंट्रल बैंक इज द एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एडवाइस देता है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में। द बैंक ऑफर इट्स ओन सजेशंस टू द गवर्नमेंट टू मेक द इनकम पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एंड द लाइक मोर इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक। ठीक है, गवर्नमेंट का जो इनकम पॉलिसी है, टैक्स के बारे में कुछ पॉलिसी लाया, ट्रेड के बारे में, तो उसके और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करता है, सेंट्रल बैंक सजेशंस देता है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए तो आपका बेनिफिट होगा। द सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। कैसे, गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों क्या करते हैं, आरबीआई में अपना अपना अकाउंट खोलते हैं, राइट। तो उसमें जितना भी मेंटेनेंस का काम है, उसमें जितना भी मैनेजमेंट का काम है, तो वो आरबीआई देखते हैं। इट मेंटेन द अकाउंट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का दो टाइप का
आपका अकाउंट हो गया, एक तो इनकम कितना आता है और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना करते हैं। तो दोनों अकाउंट को मेंटेन करने का काम क्या करता है, आरबीआई करता है, इसलिए इसको एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही था, थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर पूरा कंप्लीट कर दिया तो नेक्स्ट क्लास में हमने आज 4 फंक्शंस डिस्कस किए सेंट्रल बैंक का, आप ये चारों रिवाइज करना। हम जो 5 नंबर जो फंक्शंस है उसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ भी डाउट हुआ तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्व कर दूंगा, राइट। थैंक यू।